नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात सीरिया की। सीरिया में यूएस का पहला हमला और खशाम इलाके में आर्टिलरी से प्रहार किया गया। यूएस ने फास्फोरस बम से हमला किया है। सीरिया में यूएस की वायुसेना का हमला, टारगेट पर सेना और ईरानी मिलिशिया। क्या सीरिया में 50 वर्ष से सत्ता पर काबिज बशर परिवार के अंत का वक्त करीब है? दमिश्क पर कब्जे के लिए जिस तरह का गदर है, उससे यह आशंका बढ़ती जा रही है। असद ने शायद ही इतने बड़े संकट का सामना कभी किया हो। विद्रोहियों के हमले जारी हैं और बागियों की फौज राजधानी से करीब 200 किलोमीटर दूर है। रूस ईरान ने बशर की सरकार बचाने के लिए हथियारों का नया जखीरा भेजा है। विद्रोहियों पर ग्लाइड बम से हमले की शुरुआत हो गई है। खुफिया खबर है कि विद्रोही अब केमिकल हथियार के बदले का एक्शन शुरू कर सकते हैं। साल 2012 के मुकाबले इस बार विद्रोही बेहद मजबूत स्थिति हासिल कर चुके हैं। दर्जनों बम बरसा दिए गए, इमारतें तबाह कर दी गईं, अस्पताल, यूनिवर्सिटी भी खंडहर हो गई। लेकिन विद्रोहियों के आगे बढ़ने की रफ्तार नहीं था। सीरिया के शहरों में अब विद्रोहियों का कब्जा है और जरा सा शक होने पर बगैर चेतावनी यहां दर्जनों गोलियां बरस रही हैं। सेना और विद्रोही दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। यहां इराकी आर्मी हेडक्वार्टर से आईएसआईएस लड़ाकों की गाड़ी का पीछा कर रही है। अनबार के रेगिस्तान में छिपना मुश्किल है, इसलिए आईएसआईएस लड़ाके लगातार भाग रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अलेप्पो में कब्जे के बाद विद्रोही दो गुटों में बंट गए हैं। एक ग्रुप अलेप्पो से होम के रास्ते दमिश्क की ओर बढ़ रहा है। दूसरा ग्रुप अलेप्पो से उत्तर की ओर रवाना हुआ और मनबिज जीतकर दमिश्क की तरफ बढ़ने को तैयार है। रूस और ईरान से बम की खेप आने के बाद सीरिया की तस्वीर भी गाजा और लेबनान जैसी होती जा रही है। आसमान से बम बरस रहा है और सीरिया लगातार जल रहा है। सीरियाई सेना को ग्लाइड बम की सप्लाई की गई। ईरान से सीरिया में ग्लाइड बम की खेप आई है। रूस सीरिया ने अलेप्पो और इदलिब में हमले किए हैं। इन तस्वीरों में ग्लाइड बम के इस्तेमाल को साफ देखा जा सकता है। इदलिब में विद्रोहियों का कब्जा है, इसलिए यहां जबरदस्त हमले हो रहे हैं। सेंट्रल इदलिब के रिहायशी इलाकों में तबाही का सिलसिला लगातार जारी है। विद्रोही हवाई हमलों का जवाब ड्रोन से दे रहे हैं। हामा में सेना के कई टैंक को कामिकाज़े ड्रोन से नष्ट कर दिया गया। इदलिब और अलेप्पो में हमले के साथ ही अब रूस और सीरिया की सेना ने उत्तरी हामा में हमलों की शुरुआत की है। हामा में हल्फाया शहर को बचाने के लिए हमले किए जा रहे हैं। उत्तरी हामा में सीरिया की वायुसेना ने हमले शुरू किए हैं। उत्तरी हामा में नए सिरे से डिफेंस लाइन बनाने की कोशिश चल रही है।
रूस की एरोस्पेस फोर्स ने इदलिब में यूनिवर्सिटी के अस्पताल में भी हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा की तरफ ही रूस की सेना ने यहां अस्पतालों को निशाना बनाना शुरू किया है। यहां 5 अस्पतालों पर हमले हो चुके हैं। रूस और सीरिया की वायुसेना के हमले में अब तक 1000 से अधिक मौतें होने का दावा किया जा रहा है। रूस और सीरिया के हमलों की वजह से अलेप्पो और इदलिब की कई इमारतें तबाह हो गई हैं। आम लोग भी इस बमबारी में मारे जा रहे हैं। विद्रोहियों के 5 हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा है। 7 हथियार गोदाम भी नष्ट कर दिए गए। सभी हमले अलेप्पो और इदलिब में किए गए हैं। जबरदस्त प्रहार के बाद विद्रोही भी बड़े हमले की कोशिश में हैं। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक विद्रोहियों ने केमिकल हथियार से हमला करने की तैयारी शुरू कर दी है। और सीरिया से रूस भेजी गई रिपोर्ट में दावा है कि तहरीर अल शाम ने केमिकल हमलों की तैयारी की है। रिपोर्ट में दावा है कि तुर्कमेनिस्तान पार्टी के एक मुख्यालय से जहरीली गैस के सिलेंडर निकाले गए हैं। आगे बताया गया है कि जहरीली गैस के सिलेंडर को एम्बुलेंस से रवाना किया गया। गैस इदलिब और अलेप्पो में भेजी गई। हमले की जिम्मेदारी व्हाइट हेलमेट ग्रुप को दी गई है और सीरिया के 2 शहरों में जहरीली गैस से हमले का खतरा है। कमांडर का ऑर्डर आते ही केमिकल हमला किया जा सकता है। जहरीली गैस हमले में बड़े पैमाने पर नरसंहार का डर भी है। केमिकल हथियार से विद्रोही सेना के हवाई हमले का बदला लेना चाहते हैं। आशंका है कि जल्द ही जहरीली गैस से हमला होगा। विद्रोही अलेप्पो को तबाह करेंगे और इदलिब में भी हमला होगा। जंग तेज होने के साथ ही एचटीएस की ताकत बढ़ती जा रही है। आईएसआईएस और अलकायदा के अलावा कई छोटे संगठन इस विद्रोह में शामिल हो गए हैं। सीरिया में कई गुट मौजूद हैं और सबके अपने अपने इलाके हैं। सीरिया में विद्रोह की शुरुआत एचटीएस नाम के ग्रुप ने की है। एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम का दबदबा सीरिया के उत्तर पश्चिम में है। आईएसआईएस के लड़ाकों का दबदबा सीरिया के रेगिस्तानी इलाकों में है। अमेरिका समर्थित एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स का पूरे सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा है। बशर की सेना का मुख्य गढ़ दमिश्क और उसके आसपास के इलाके हैं। अलेप्पो, हामा और होम्स भी सरकार के नियंत्रण में था, लेकिन अब धीरे धीरे विद्रोही कई दिशा से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। विद्रोही अलेप्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरी तरह से कब्जे में ले चुके हैं। 8 सालों में पहली बार विद्रोही हामा और इदलिब जैसे शहरों पर कब्जे में कामयाब हुए हैं। अब सीरिया की सेना का साथ देने के लिए इराक से लड़ाकों का काफिला पहुंचा है। ये शिया पॉपुलर फोर्स के लड़ाके हैं। लड़ाकों की ये फौज घातक हथियारों और टैंक से लैस है। माना जा रहा है कि ये सभी ईरान की तरफ से भेजे गए हैं। तीस 30,000 लड़ाके सीरिया पहुंच चुके हैं। 5,000 टैंक लेकर जंग में उतरेंगे। हजारों बख्तरबंद गाड़ियां इनके साथ हैं।
कब्जे वाले इलाकों में सैनिकों के साथ आम लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही बशर सरकार में काम करने वाले तमाम अफसरों को गिरफ्तार किया गया है। विद्रोहियों ने ऐलान कर दिया है कि जल्द ही सीरिया का मनबीज इलाका भी उनके कब्जे में होगा। विद्रोहियों के दमिश्क के करीब पहुंचने के बाद अंदेशा है कि इन इलाकों में भीषण जंग होगी और रूस ईरान बशर को बचाने के लिए और घातक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इधर खबर है कि सीरिया में उड़ा यूएस का फाइटर जेट A-10C+ थंडरबोल्ट जेट की उड़ान। जी हां, पूर्वी सीरिया में दिखा फाइटर जेट। विद्रोही SDF को आसमान से मदद। सीरिया में एक्शन में आई यूएस आर्मी। بتخيلك عزك يا عزيز بتخيلك عزك يا عزيز सीरिया का विद्रोह अमेरिका और इजराइल का ब्लूप्रिंट है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ सीरिया में तख्ता पलट करना ही उद्देश्य नहीं है। अमेरिका ने इजराइल को ईरान और उसके प्रॉक्सी से बचाने के लिए पूरे अरब में क्रांति का विस्फोट करने का प्लान तैयार किया है। इसे अरब का दूसरा स्प्रिंग भी कहा जा रहा है। अमेरिका के टारगेट पर अरब के कई देश हैं जिनका हाल आने वाले दिनों में सीरिया जैसा हो सकता है। इस रणनीति की भूमिका शुरू हो चुकी है। देखिए, बाइडेन के टारगेट पर अरब के कौन से देश हैं और ईरान कैसे इस रणनीति को नाकाम करने के लिए प्रॉक्सी सहित रूस का सहारा ले रहा है। Syria's ally Russia has rushed in. Syrian opposition forces led by a designated terrorist group has dramatically. That is the country's second Syria now, which of course have regional and global consequences. लेबनान युद्ध विराम के साथ ही सीरिया में क्रांति संयोग नहीं बल्कि सोचा समझा प्रयोग है। इस प्रयोग के पीछे है ईरान के धुर विरोधी देश अमेरिका और इजराइल। सीरिया में विद्रोही 2016 के बाद से शांत थे, लेकिन बीते कुछ दिनों में ही अमेरिका और इजराइल ने शक्ति आपूर्ति की और ईरान समर्थक सीरिया में विद्रोह की चिंगारी फूट पड़ी। सीरिया से शुरू हुए इस विद्रोह को अरब की दूसरी क्रांति कहा जा रहा है। पहली अरब क्रांति में उन तानाशाहों का सफाया हुआ जो अमेरिका विरोधी थे। दूसरी अरब क्रांति के विस्तार का ब्लूप्रिंट भी अमेरिका ने तैयार कर लिया है और इसका मकसद ईरान को अरब में अलग थलग कर देना है। – 2010 के अंत में पहली अरब क्रांति ट्यूनीशिया से शुरू हुई और इसके बाद अरब के कई देशों में फैल गई। चौदह जनवरी 2011 को ट्यूनीशिया के ज़ाइन अल अबिदीन बेन अली का तख्ता पलट कर दिया गया। 29 दिसंबर 2010 को अल्जीरिया में 19 साल से जारी आपातकाल के अंत का ऐलान किया गया। मिस्र में 3 साल चली क्रांति के दौरान 2 सरकारों हुस्नी मुबारक और मोहम्मद मोरसी सरकार की विदाई हो गई। 27 जनवरी 2011 को यमन में अली अब्दुल्ला सालेह का तख्ता पलट हो गया। 20 अक्टूबर 2011 को लीबिया के शासक मुअम्मर अल गद्दाफी के विद्रोहियों ने हत्या कर दी। इस क्रांति की चपेट में सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, कुवैत जैसे देश भी आए, लेकिन सिस्टम में सुधार करके प्रदर्शन पर काबू कर लिया गया।
लेकिन पहली अरब क्रांति में बशर अल असद सरकार बच गई थी। हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के साथ इजराइल की जंग का अंत करने के लिए बाइडेन और नेतन्याहू ने दूसरी अरब क्रांति का एपिसेंटर सीरिया को चुना है। सीरिया में भीषण जंग जारी है और तहरीर अल शाम के लड़ाके दमिश्क की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि सीरिया के बाद गृह युद्ध की आग में अरब के कई देश सुलगने वाले हैं। अमेरिका के निशाने पर वो देश हैं जहां शिया सरकारें हैं और जो ईरान के समर्थन में जा सकते हैं। यहां तक कि ईरान में भी क्रांति भड़काई जा सकती है। सीरिया के बाद अमेरिका का पहला टारगेट ईरान है। ईरान में सक्रिय विद्रोही गुट MEK, द डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरानियन कुर्दिस्तान, कुर्दिस्तान फ्री लाइफ पार्टी, जैश अल अदल, अहबाजी अरब ग्रुप और असमला जैसे संगठनों के जरिए ईरान के अलग अलग इलाकों में विद्रोह कराया जा सकता है। खमेनी के खिलाफ विद्रोह भड़काने के साथ ही इराक, लेबनान में विद्रोहियों को सक्रिय किया जा सकता है। यमन में भी हूती के खिलाफ सक्रिय संगठनों को खड़ा करके विद्रोह भड़काया जा सकता है। सीरिया से इस क्रांति की आधारशिला रखी जा चुकी है। अमेरिका ने बशर अल असद के सामने ये शर्त रखी है कि अगर वो ईरान का समर्थन करना छोड़ दें तो ये विद्रोह खत्म हो सकता है। अमेरिका के इस ब्लूप्रिंट का लक्ष्य है ईरान को अलग थलग करना। ईरान भी इस रणनीति को समझ चुका है। अब ईरान के सामने अमेरिका के इस ब्लूप्रिंट को नाकाम करने की चुनौती है। असद सरकार बचाकर ही समर्थन जारी रखा जा सकता है। इसीलिए ईरान ने अपने प्रॉक्सी को जंग में तैनात करने के लिए सीरिया भेज दिया है। और ईरान के समर्थन वाले शिया प्रॉक्सी संगठन इराक से सीरिया के अल बुकामल बॉर्डर से होते हुए सीरिया में दाखिल हो रहे हैं। इनमें कतैब हिजबुल्लाह के 5000 लड़ाके और उनके साथ ट्रक पर तैनात की गई आर्टिलरी गन्स हैं जो होम्स से 200 किलोमीटर दूरी पर है। इसके साथ ही फातिमिया ग्रुप के 3000 लड़ाके भी सीरिया पहुंच गए हैं। इनके साथ ही ट्रक माउंटेड आर्टिलरी और ये सीरिया के हामा से 170 किलोमीटर दूर है। ईरान समर्थक हश्द अल शाबी संगठन के 2500 लड़ाके भी ट्रक माउंटेड आर्टिलरी के साथ सीरिया पहुंच रहे हैं और एलेप्पो से 240 किलोमीटर दूर हैं। इराक के PMF यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट के 30,000 लड़ाके सीरिया पहुंच चुके हैं। ये ट्रक माउंटेड आर्टिलरी के साथ होम्स में तैनात हो चुके हैं। असद आर्मी और विद्रोहियों की मदद की जिम्मेदारी पुतिन ने रूसी वायु सेना को दी है जो विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में बमबारी कर रही है। लेकिन रूस यूक्रेन की जंग में व्यस्त है और उसके सबसे बेहतरीन हथियार इसी मोर्चे पर तैनात है। हालांकि पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति से सीरिया मुद्दे पर बात की है। ईरान को पुतिन ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सीरिया में ईरान की साख दांव पर है क्योंकि ईरान के सबसे मजबूत प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह की शक्ति खत्म हो चुकी है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो सीरिया में लड़ाके भेजने पर विचार नहीं कर रहा है। हिजबुल्लाह इजराइल के साथ जंग में बहुत कमजोर हो चुका है। उसके 5000 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं और बड़ी मिसाइल और हथियार गोदाम भी तबाह हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में ईरान ने IRGC कमांडर को सीरिया मिशन की जिम्मेदारी सौंपी है। ईरान ने IRGC कमांडर जवाद गफ्फारी को सीरिया मिशन पर तैनात किया है। 2016 में गफ्फारी ने अल-कायदा के कब्जे से अलेप्पो जीता था। गफ्फारी को ISIS का हत्यारा भी कहा जाता है। ईरान ने सीरिया पर विदेश नीति का मिशन भी तेज कर दिया है। 7-8 दिसंबर को दोहा फोरम में ईरान, तुर्की और रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है। इसमें भी सीरिया में शांति स्थापना पर चर्चा की जाएगी। ईरान अपनी पूरी ताकत के साथ अरब की दूसरी क्रांति को दबाने में लगा है क्योंकि उससे मालूम है कि इस बार आंच उसके घर तक पहुंच सकती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारत। और अब बात इजरायल की करते हैं। गाजा युद्ध में इजरायल के खिलाफ दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन हुए। इजरायल पर नरसंहार का आरोप लगा है। अब इजरायल के हमले के एक और तरीके पर सवाल उठ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने हमले के लिए बच्चे और महिलाओं की आवाज का सहारा लिया। फिलिस्तीनियों की हत्या के लिए बहुत बड़ा छल किया गया। जगह कोई भी हो, इंसान कैसा भी हो, आसपास से लगातार ऐसी आवाज आए तो मन का बेचैन होना लाजमी है। लेकिन गाजा और वेस्ट बैंक में मासूम बच्चे के रोने की आवाज कईयों की मौत की वजह बन गई। सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन यह सच है। इजरायल ने अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए जमकर ऐसी आवाजों का इस्तेमाल किया, लेकिन लोग जैसा सोचकर बाहर जाते थे वैसा कुछ भी नहीं होता था। जहां से आवाज आती थी वहां बच्चे की जगह होता था ऐसा क्वाडकॉप्टर। नुसरत इलाके में जांच की गई, लोगों से पूछताछ की गई तो यह बात सच साबित हुई। लोगों ने बताया कि क्वाडकॉप्टर से आवाज का मकसद फिलिस्तीनियों को करीब लाना था ताकि उन्हें मारा जा सके। इस लड़के के मुताबिक क्वाडकॉप्टर चक्कर लगा रहा था और उसी से आवाज आ रही थी। कुछ लोग उसे देखकर भागने लगे, लेकिन जैसे ही क्वाडकॉप्टर एक लड़के के करीब पहुंचा, उससे गोली निकली और उसके सिर में लगी। अब यह वीडियो देखिए, क्वाडकॉप्टर से कैसे फिलिस्तीनियों को चेतावनी दी जाती है। इजरायल के इस तरह से हमले का पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। बच्ची और महिला की आवाज की मदद से हत्याओं को कायरता कहा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। तिब्लिसी में संसद के बाहर जनता जमा है। बीते 5 दिन से संसद के बाहर गदर जारी है। देश के बूढ़े जवान सब मिलकर सुरक्षा कर्मियों से भिड़ रहे हैं। तिब्लिसी में लोगों ने संसद के बाहर सड़क पर जगह जगह आग लगा दी। इसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों पर आतिशबाजी से हमले किए गए। प्रदर्शनकारी अपने फोन की फ्लैश लाइट जला रहे हैं। इसके साथ ही आंसू गैस के गोले दाग रहे सुरक्षा कर्मियों का ध्यान भटकाने के लिए लेजर लाइट से हमले किए जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की सदस्यता पर जॉर्जिया संसद में चर्चा होनी थी। जॉर्जिया की सरकार ने इस बातचीत को 4 साल के लिए टाल दिया। सरकार के इस फैसले से जनता भड़क उठी। जॉर्जिया में इस वक्त रूस समर्थक सरकार है और जनता चाहती है कि रूस के प्रभाव से निकलकर जॉर्जिया को यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहिए। इसीलिए जनता जॉर्जिया की संसद के बाहर जमा होकर प्रदर्शन कर रही है। सुरक्षाकर्मी प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन से हमले कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। हालांकि जॉर्जिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि षड्यंत्र के तहत झूठी खबर फैलाई गई है। सरकार ने बातचीत टालने का फैसला नहीं लिया है। हालांकि जॉर्जिया के पीएम ने बातचीत शुरू करने की समय सीमा भी नहीं बताई है, इसलिए जनता का गुस्सा भड़का हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। इधर इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम अब आधिकारिक तौर पर टूट चुका है। आईडीएफ और हिजबुल्लाह ने एक दूसरे के खिलाफ हमले शुरू कर दिए हैं। सीज फायर टूटने से अरब में दहशत है। डर है कि इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जंग एक बार फिर छिड़ सकती है। माना जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो ये लेबनान जंग का सबसे विध्वंसक दौर होगा।
जिस बात की आशंका थी वही हुआ। हिजबुल्ला और इजराइल के बीच हुआ सीज फायर अब टूट चुका है। सत्ताईस नवंबर को युद्ध विराम के जिस डील पर साइन हुए थे वो एक हफ्ते भी नहीं टिक पाया और अब दोनों खेमों ने न सिर्फ युद्ध विराम खत्म करने का ऐलान कर दिया है बल्कि एक दूसरे पर बारूदी बारिश भी शुरू कर दी है। 2 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके जवाब में आज हिजबुल्ला ने इजराइल पर पलटवार का ऐलान किया और मोर्टार से हमले किए। ये इजरायली एयर स्ट्राइक की सबसे लेटेस्ट तस्वीरें हैं। दावा है कि आईडीएफ ने नाबातीह में फाइटर जेट से बम बरसाए। सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल ड्रोन से भी हमले कर रहा है। दक्षिणी लेबनान के शहरों में इजरायली ड्रोन की आवाजें साफ साफ सुनी जा सकती हैं। इजरायली हमले का जवाब हिजबुल्ला भी उसी अंदाज में दे रहा है। हिजबुल्ला ने इजराइल के रॉयल अल आलम बेस पर हमले किए। इसके अलावा बॉर्डर एरिया पर मोर्टार से हमला किया। हिजबुल्ला के आक्रामक रुख के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि इजराइल किसी भी वक्त लेबनान पर बड़ी एयर स्ट्राइक का दौर शुरू कर सकता है। इसके साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन भी कर सकता है। इन कयासों की वजह इजरायली सेना प्रमुख हार्जी हालेवी की ये तस्वीरें मानी जा रही हैं। दरअसल हार्जी हालेवी इजराइल लेबनान बॉर्डर पर पहुंचे और वहां जवानों से बात की। दावा है कि इस दौरान उन्होंने जवानों से सैन्य रणनीति पर भी चर्चा की। सवाल है कि ये सीज फायर टूटा किसकी वजह से, पहला हमला किसने किया। इसे लेकर लेबनान का दावा है कि इजराइल ने युद्ध विराम का 54 बार उल्लंघन किया है। वहीं इजराइल का दावा है कि हिजबुल्ला ने माउंट डोव पर रॉकेट से हमला किया। सीज फायर टूटा किसकी वजह से, इसे लेकर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तय है कि इजराइल किसी भी वक्त हिजबुल्ला के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकता है, जिसके संकेत बेंजामिन नेतन्याहू के बयान से मिलते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, माउंट डोव पर हिजबुल्ला की गोलीबारी संघर्ष विराम का गंभीर उल्लंघन है। हम सीज फायर जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन हिजबुल्ला के किसी भी हमले का करारा जवाब जरूर देंगे। एक तरफ बेंजामिन जवाब देने की बात कर रहे हैं, तो वहीं हिजबुल्ला ने भी इजराइल के खिलाफ जंग का मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। दोनों तरफ से मिल रहे विनाशक संकेतों से पूरे अरब में दहशत है। माना जा रहा है कि लेबनान जंग का फेज 2 किसी भी वक्त शुरू हो सकता है और इस बार तबाही पहले से कहीं ज्यादा भीषण होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। हामा में विद्रोहियों से भीषण जंग, सीरियाई सेना की तरफ से फायरिंग। विद्रोहियों ने हामा पर बड़ा हमला किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। महायुद्ध के मैदान के रूप में दहक रहे मिडिल ईस्ट में हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि अब ईरान को सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। रूस की दोस्ती भी भविष्य के डर से उसे उबार नहीं पा रही है। उसकी पुष्टि करता है ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमैनी का ऐलान, जिसमें उन्होंने परमाणु हथियार को ही अंतिम समाधान माना है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या सवाल वाकई ईरान के अस्तित्व का है, और है तो हालात बदले कैसे? देखिए इस रिपोर्ट में। खमनेई का ऐलान, अंतिम जंग में ईरान।
ईरान भस्म का प्लान, शिकंजे में ईरान। मिडिल ईस्ट में खुले ये वो मोर्चे हैं जो 4 देशों के बारूदी मंसूबों का परिचय देते हैं, अमेरिका, रूस, इजराइल और ईरान। गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल ने मोर्चा तो खोला, लेकिन बिना अमेरिका के सहयोग के इतने आगे तक बढ़ पाना संभव नहीं था। वैसे ही स्थिति लेबनान में भी थी, लेकिन दूसरी तरफ हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ईरान से मिली मदद ने जंग इतनी आसान नहीं होने दी। हालांकि ये जंगें जारी ही थी कि अचानक सीरिया में आग भड़की और बारूदी कहर बरपाने वाले सभी चेहरे बेनकाब हो गए। यानी मिडिल ईस्ट में जंग की ज्वाला भड़क गई है और स्थिति यह है कि यहां न सिर्फ सेनाएं खुले तौर पर एक्टिव भूमिका में हैं, बल्कि प्रॉक्सीज को भी खुलेआम मदद बारूद देकर युद्ध में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें एक तरफ विद्रोही हैं जिन्हें अमेरिका की मुख्य भूमिका में मदद मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ ईरानी प्रॉक्सी हैं जो रूस के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। और यही संघर्ष रणनीतिक बिसात को बार बार बदलने के लिए मजबूर कर रहा है। तो क्या मिडिल ईस्ट के संघर्ष का कोई समाधान नहीं है? क्या मिडिल ईस्ट के बारूद में मुख्य निशाना ईरान है? और क्या युद्ध में अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ा दिया है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब कोई भी खुलकर नहीं देना चाहता, क्योंकि ऐसी स्थिति बनने का जैसे ही खुलासा होगा, युद्ध को ताकतवर पक्ष बारूदी तबाही मचाकर जीत लेगा। हालांकि बिना किसी खुलासे के भी कई बातें सार्वजनिक होती हैं और मिडिल ईस्ट के मुहाने पर यही हो रहा है। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ईरान के इस धार्मिक आयोजन में खामनेई ने मुख्य लोगों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर ईरान का अस्तित्व बचाना है तो न्यूक्लियर बम जरूरी है। मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगह चल रहे युद्ध का अंतिम समाधान परमाणु शक्ति संपन्न ईरान ही है। इस बयान का सीधा मतलब है कि ईरान अरब रीजन में बदल रहे हालात से चिंतित है और उसे अपने अस्तित्व पर संकट महसूस होने लगा है। लेकिन ऐसा महसूस हो क्यों रहा है? वो कारण क्या है? इसे भी हम आपको बताते हैं। ईरान का सबसे बड़ा डर है 20 जनवरी से अमेरिका की सत्ता में ट्रंप की एंट्री, जिसके मतलब है कि ईरान के खिलाफ सीधा एक्शन लिया जा सकता है। इसके अलावा पिछले 1 दशक में ईरान के खिलाफ हुए हालात भी डर का एक कारण है। हालांकि रूस से करीबी एक बड़ा सहारा है, लेकिन रूस खुद एक जंग में। यानी ईरान का भविष्य सुरक्षित नहीं, जिसके संकेत अमेरिका से मिल रहे हैं। और ये संकेत बाइडेन प्रशासन से नहीं, बल्कि सत्तासीन होने से पहले ट्रंप की तरफ से दिए गए हैं। इसमें चेतावनी के तौर पर 20 जनवरी 2025 की तारीख का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि हमास ने जिन्हें बंधक बनाया है उन्हें 20 जनवरी के पहले रिहा कर दें। ईरान के पास बंधकों की रिहाई के लिए हमास को आदेश देने की शक्ति है और अगर ईरान इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता है तो उसे कीमत चुकानी होगी। यानी ट्रंप की चेतावनी बता रही है कि आने वाले दिनों में ईरान के लिए स्थिति और भी ज्यादा भयानक होगी। संभवतः ईरान पर सीधा हमला हो, क्योंकि इस समय अरब रीजन के पश्चिमी हिस्से में स्थिति बदल चुकी है।
तो आखिर मिडिल ईस्ट के इस प्रमुख देश ईरान की स्थिति क्या है, कैसी है, कैसे अमेरिका ने इसे अपने जाल में उलझाया है, इसे हम आपको दिखाते हैं। अमेरिका का ईरान की दिशा में खुला मोर्चा ओमान की खाड़ी है, जहां अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े की तैनाती की है। इसके बाद अमेरिका का यूएई में मौजूद एयरबेस ईरान को लेकर अलर्ट पर है, जहां B-2 बॉम्बर भी तैनात किए गए हैं। ऐसे ही कतर में भी अमेरिका का सैन्य बेस है, जो ईरान की निगरानी में अहम भूमिका निभा रहा है। बहरीन में भी शांति और सुरक्षा के नाम पर अमेरिका की सेना तैनात है। सऊदी अरब में अमेरिका के सैन्य बेस के बारे में सभी को पता है, जो ईरान केंद्रित एक्टिविटी में शामिल है। कुवैत में भी अमेरिका सेना तैनात है, ताकि ईरान पर नजर बनाकर रखी जा सके। तो वहीं इराक में अमेरिका के सैन्य बेस लगातार एक्टिव भूमिका में रहे हैं, जिनकी ईरान और इराक की प्रॉक्सी से झड़प होती रहती है। इधर जॉर्डन की भूमिका भी ईरान को लेकर संदिग्ध है, जिसकी एंट्री इराक के रास्ते आसान है। इजरायल की बात करेंगे तो ईरान से अदावत जग जाहिर है। सीरिया के रास्ते ईरान डायरेक्ट टारगेट कर रहा है। तो वहीं सीरिया में अमेरिकन फोर्स जमी ही इसलिए कि असद सरकार के खिलाफ ईरान की गतिविधि न बढ़ सके। इसके अलावा तुर्की में भी नाटो के बेस की भूमिका ईरान को केंद्र में रखकर देखी जा रही है। और एक तरफ है अजरबैजान, जहां तुर्की समर्थक सरकार है, और ये ईरान के लिए अशुभ संकेत है। यानी ईरान का ऐसा घेराव हुआ है कि सारे ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं। अरब रीजन में हो रहे रणनीतिक बदलाव में ईरान बुरी तरह से घिर गया है, जिसके पास बचाव के विकल्प के तौर पर फिलहाल रूस से करीबी है। अरब रीजन में फैले उसके प्रॉक्सी संगठन हैं, जो ईरान के दुश्मनों की पहुंच को मुश्किल बनाते हैं। लेकिन गाजा से शुरू हुए ऑपरेशन के बाद प्रॉक्सी संकट में है, इसलिए ईरान एक ऐसे विकल्प को तैयार करना चाहता है जिससे उसे सुरक्षा का विश्वास मिल सके, और यह विकल्प है न्यूक्लियर बम। लेकिन इस विकल्प की जरूरत अचानक इतनी क्यों महसूस होने लगी है? क्या स्थिति ईरान के इतने खिलाफ है कि अंतिम जंग की तैयारी हो रही है? इन प्रश्नों के उत्तर ट्रंप के अलावा हाल ही में जारी हुई ईरान के लिए चेतावनी देती है, जिसमें इजरायल भी शामिल है। आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हैगरी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर ईरान ने सीरिया में सेना भेजी तो इसके परिणाम उसे भुगतने होंगे। इसके अलावा हिजबुल्लाह को हथियार देना भी ईरान को भारी पड़ेगा। यानी इजरायली फोर्स ईरान के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन लॉन्च कर सकती है, जो ईरान के लिए भविष्य का संकट बन सकता है। दरअसल ईरान के लिए जारी इजरायली चेतावनी में एक ऐसा संकेत भी दिया गया है, जो मिडिल ईस्ट में ईरान के लिए अब तक का सबसे बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। संकेत यह है कि अगर असद सरकार ईरान से संबंध तोड़ती है, तो यूएई और अमेरिका असद सरकार पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने पर विचार कर सकती है। कहने का मतलब यह है कि अमेरिकी फोर्स ईरान के मुहाने पर तैनात हो जाएगी, और यह स्थिति ईरान के लिए सबसे ज्यादा घातक होगी। हालांकि यह असद के फैसले से बनी भविष्य की स्थिति होगी, लेकिन वर्तमान स्थिति भी कम भयावह नहीं है। इजरायल और यूएस अरब रीजन की जंग में सक्रिय हो गए हैं। ईरान समर्थक देशों को टारगेट करके हमला किया जा रहा है। यूएस की मदद से इजरायल ने ईरान के अंदर तक हमला किया है। वहीं गाजा और लेबनान पर हुई कार्रवाई ने भी ईरान को कमजोर कर दिया है, जबकि ट्रंप के कार्यकाल में ईरान के लिए स्थिति और ज्यादा बदल जाएगी। जबकि एक सबसे बड़ा डर है ईरान के अंदर से उठने वाली बगावत की आवाज, जिसे भड़काकर विद्रोह को सशस्त्र बनाकर अमेरिका तख्ता पलट जैसी स्थिति भी बना सकता है, जिसे ईरान के सुप्रीम लीडर भी महसूस कर रहे हैं। और इसका प्रमाण है ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की पोतेन से सीरिया संकट पर चर्चा, जिसके बाद रूस ने ईरान को Su-35 की सप्लाई शुरू कर दी है। वहीं ईरानी ग्राउंड फोर्स ने भी जंग के लिए अभ्यास की शुरुआत कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। और दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लागू। जी हां, सांसदों को संसद में जाने से रोका गया। राष्ट्रपति का विपक्ष पर गंभीर आरोप। देश को अस्थिर करने की साजिश विपक्ष उत्तर कोरिया से मिला हुआ है।
एक तरफ मिडिल ईस्ट में महाविनाश का मोर्चा खोला है तो दूसरी तरफ यूक्रेन में जारी जंग ने भी अब नया मोड़ ले लिया है। इस जंग में यूक्रेन के बचाव में नाटो की डायरेक्ट एंट्री की खबर है। इस खबर को पुष्ट करने के लिए एक वीडियो भी जारी हुआ है, तो वहीं नाटो के कुछ सदस्यों ने अपनी फोर्स की यूक्रेन में एंट्री की पुष्टि भी कर दी है, जिसके बाद गुस्साए पुतिन ने यूक्रेन को विनाश का मैदान बनाने वाला पहला कदम उठा दिया है। अब क्या है ये कदम और यूक्रेन के वॉर जोन में कैसे हुई नाटो की एंट्री, देखिए इस रिपोर्ट में। Сейчас мы особенно... Внимание, расчет, пуск! गुस्से में पुतिन, प्रहार तेज, तबाही का सीन। यूक्रेन पर बरस रही बारूदी तबाही का कारण सिर्फ जेलेंस्की के जिद या यूक्रेन को मिल रही मदद भर नहीं है, बल्कि इस समय नेटो ने यूक्रेन के हालात पूरी तरह से बदल दिए हैं। यूक्रेन की जंग में एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसे रूस के अभियान को रोकने का गेम चेंजर कदम माना जा रहा है। ये नेटो की फोर्स का काफिला है जो पोलैंड के रास्ते यूक्रेन में दाखिल हुआ है। हालांकि इस काफिले की यूक्रेन में एंट्री होने की पुष्टि अभी तक किसी ने नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट बता रही है कि यह काफिला पोलैंड से लगी सीमा के एंट्री पॉइंट पर देखा गया है, जिसमें शामिल सैनिक रूसी हमलों का जवाब देंगे। और अगर ये बात सच है तो फिर पूरा सीन बदल जाएगा। रूस यूक्रेन की जंग अब रूस बनाम नेटो की होगी और यह जंग विश्व युद्ध की दिशा में पहला कदम माना जाएगा। वहीं वर्तमान प्रभाव में पूर्वी यूरोप की जियोपॉलिटिक्स भी बदल जाएगी और वैश्विक शक्तियां युद्ध के संकट में पूरी तरह फंस जाएंगी। लेकिन नेटो के इस कदम की पुष्टि न होना ही अब तक जंग को संतुलित बनाए हुए है। लेकिन पुतिन इस खबर की पुष्टि करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया है जिसका परिणाम यूक्रेन का विध्वंस है। अपनी रणनीति के तहत रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं ताकि रक्षा के लिए होने वाले एक्शन को पहचाना जा सके। ये वीडियो तेर्नोपिल का है, जहां रूस ने नेटो की एंट्री को परखने के लिए सबसे ज्यादा हमले किए हैं। इन हमलों के तहत रूसी ड्रोन्स ने तेर्नोपिल की एक इमारत को ध्वस्त कर दिया। ये इमारत कुछ और नहीं बल्कि यूक्रेन का पावर सेंटर है। नेटो की एंट्री से नाराज रूस ने यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 110 ड्रोन लॉन्च किए हैं। इस कार्रवाई में तेर्नोपिल के कई ब्लॉक तबाह हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार रूस के रात भर हुए हमले में कई नागरिकों की मौत हुई है। हालांकि दावा यह भी है कि यूक्रेन ने रूस के कई ड्रोन को न्यूट्रलाइज भी कर दिया है। इसके अलावा कुछ ड्रोन भटककर बेलारूस की हवाई सीमा में भी दाखिल हो गए। लेकिन दावा है कि पुतिन के गुस्से का जवाब देने के लिए यूक्रेन ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया, जिसमें रूस को कई सैनिकों का नुकसान हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई नेटो की सेना ने यूक्रेन में एंट्री ले ली है और पुतिन ने गुस्से में यूक्रेन को दहलाया है? इन प्रश्नों का उत्तर यूक्रेन में बने हालात देते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन ने अपनी सेना यूक्रेन भेजी है। इस सेना को भेजने का मकसद फ्रांस और ब्रिटेन युद्ध विराम बता रहे हैं, जबकि खुफिया सोर्स बता रहे हैं कि जेलेंस्की ने यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्र को वापस लेने की योजना एक्टिवेट करवाई है। जिसमें न सिर्फ सैन्य मदद मिल रही है बल्कि यूक्रेन को दूसरी सुविधाएं भी दी जा रही हैं।
खबर के अनुसार अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $725 मिलियन का पैकेज जारी किया है। जर्मनी ने IRIS-T और पैट्रियट सिस्टम देने की घोषणा की है। वहीं जर्मनी ने 650 मिलियन यूरो की मदद दे दी है। हालांकि जर्मनी की मदद भी ज़ेलेंस्की को कम महसूस हो रही है। इसकी वजह है ट्रंप के सत्ता में आने से पहले ज़ेलेंस्की की स्थिति को मजबूत करना, ताकि बातचीत की मेज पर ज़ेलेंस्की का पलड़ा भारी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।